दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छठवीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 15 हमारे चारों ओर वायु। दोस्तों, जिस प्रकार जल जीवन के लिए जरूरी है उसी प्रकार वायु भी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। सभी जीवों को वायु की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आपने कभी वायु को देखा है? तो दोस्तों, किसी ने वायु को नहीं देखा है। वायु अदृश्य होती है, हमें केवल इसका अनुभव होता है और इसकी उपस्थिति का पता कई तरीकों से अनुभव होता है। आप वायु का अनुभव तब करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े पर तार सुखाने वाले तार पर लटके हुए कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं, पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज करने लगते हैं और वायु बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव हो पाता है। दोस्तों, आपने अध्याय 5 में एक क्रियाकलाप किया था, रेत और बुरादे को निष्पावन यानी ओसौनी के द्वारा अलग किया था। तो निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु की गति बहुत ही तीव्र और प्रचंड हो जाती है, यानी तूफान में वायु बहुत तेज गति से चलती है और कभी कभी यह पेड़ों को उखाड़ देती है और छत के ऊपरी हिस्सों को उड़ाकर ले जाती है। यहाँ देखिए, चित्र में विभिन्न प्रकार की फिरकियां बनी हुई हैं और हमने बचपन में और हम में से सभी ने बचपन में इस तरह की फिरकियों को जरूर उड़ाया होगा। दोस्तों, ये जो फिरकी है ये वायु की गति को दर्शाता है कि वायु चल रही है। और ये देखिए, यहाँ चित्र में एक वात सूचक है। वात सूचक को आप घूमते हुए देख सकते हैं। ये उस दिशा में जाकर रुक जाता है जिसमें उस स्थान पर वायु चल रही होती है। अब आइए जानते हैं कि वायु हमारे चारों ओर क्या हर जगह उपस्थित है। तो इसके लिए आपको क्रियाकलाप करना पड़ेगा। कांच की एक खाली बोतल लेकर, जो कि वास्तव में खाली है, उसमें कुछ नहीं है, जब आप इसे उल्टा करते हैं और उल्टा करके पानी से भरे एक टब में इसको डालते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि बोतल में पानी अंदर नहीं जाता है। जब आप बोतल के अंदर पानी के अंदर बोतल को दबाते हैं तो वो पानी अंदर नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें वायु भरी होती है। और इस भरी हुई वायु को कैसे जानेंगे कि इसमें वायु भरी होती है? जब आप बोतल को थोड़ा तिरछा करते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं और जल बोतल के अंदर जाने लगता है। तो वो जो बुलबुले होते हैं दोस्तों, वो वायु होता है। तो जब स्थिति बोतल की उल्टी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पानी उसमें प्रवेश नहीं करता है और जब बोतल को तिरछा किया जाता है तो वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से जो खाली जगह होता है वहां पर जल चला जाता है। तो ये क्रियाकलाप क्या दर्शाता है दोस्तों? ये क्रियाकलाप ये दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। वायु जो है वो स्थान घेरती है और बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है, हमारे चारों ओर ये उपस्थित होती है। इसका कोई रंग नहीं होता है, यानी वायु जो होता है ये रंगहीन होता है और दृश्यहीन होता है, ये दिखाई भी नहीं देता है। हम केवल इसको अनुभव कर सकते हैं और ये स्थान भी घेरती है। इसके अलावा हम इसके आर पार देख सकते हैं, यह पारदर्शी होती है। दोस्तों, वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल या एटमॉस्फियर जो है वो हमारी पृथ्वी को वायु की एक पतली परत ने घेर रखा है। अर्थात हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है और इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे वायुमंडल कहा जाता है। पर्वतारोही जो माउंटेनियर होते हैं दोस्तों, पर्वतारोही होते हैं, वो क्या करते हैं, ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर और उससे ऑक्सीजन लेने के लिए एक मास्क से वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऊपर बढ़ने पर जो हवा होती है, हवा की मात्रा कम हो जाती है, यानी उसकी सघनता कम होती जाती है। तो जब हवा कम होगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी कम होती जाती है। अब आइए जानते हैं कि वायु किससे बनी है, यानी वायु का संगठन क्या है। तो 18वीं शताब्दी तक लोग ये जानते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है, लेकिन कुछ प्रयोगों से ये सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा कि वायु जो है केवल एक पदार्थ नहीं बल्कि अनेक गैसों का मिश्रण होता है। और इस मिश्रण में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो संघटक है वो है जलवाष्प। और वायु में जलवाष्प विद्यमान होता है। इसका जो पता है आपने पिछले अध्याय में लगाया था कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाता है और जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देने लगती हैं। और प्रकृति में जल चक्र के लिए
लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना बहुत ही अनिवार्य है। तो पहला घटक है वायु का जलवाष्प, और इसको आप प्रयोग के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, वायु में ऑक्सीजन है कि नहीं, इसके लिए एक प्रयोग से आप सिद्ध करें। एक पानी के छोटे टब में एक मोमबत्ती जला के रख दें। मोमबत्ती का जला हुआ सिरा ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद जब इसे आप गिलास से ढकते हैं तो जलती हुई जो मोमबत्ती है वो क्या होती है, थोड़ी देर के बाद बुझ जाती है। थोड़ी देर के बाद बुझने का मतलब कि जितना ऑक्सीजन गिलास में था उतने समय तक वो मोमबत्ती जलती है, उसके बाद बुझ जाती है। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक गैस के रूप में कार्य करती है। तो इस हिसाब से आप जान सकते हैं कि केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वो जलती है, और वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है। आपने इसे प्रयोग के द्वारा सिद्ध भी कर लिया। और वायु और इसी कारण उसके ऑक्सीजन अवयव हमारे प्रयोग में लाए गए गिलास मात्रा में सीमित होते हैं, और जब वह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है उसके बाद मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाती है और बुझ जाती है। और जैसे ही मोमबत्ती बुझती है जल ऊपर चढ़ जाता है। फिर भी जल के ऊपर उठने की घटना को मोमबत्ती के गलने में प्रयुक्त ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो आपने देखा, एक घटक है जलवाष्प और दूसरा महत्वपूर्ण घटक है ऑक्सीजन, और तीसरा घटक देखते हैं नाइट्रोजन। तो दोस्तों, मोमबत्ती के बुझने के बाद भी वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में रह जाता है, जो ये सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। वायु का एक बड़ा भाग मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं होता है, और वो गैस नाइट्रोजन है। ये वायु का लगभग 4/5वां भाग घेरता है। तो जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 3 तत्व आपने देख लिए। अब आइए जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होता है। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपको घुटन महसूस होती है, और ये घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हो जाने के कारण होती है, जो लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पौधे और जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग करके मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसें बनती हैं। तो एक घटक है वायु का कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा वायु में धूल और धुआं भी होते हैं। ईंधन और पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है, और धुएं में कुछ गैसें और सूक्ष्म धूलकण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि वायु कई पदार्थों का संघटक है, जिसमें कि जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल तथा धुआं उपस्थित है। धुआं या धूल कण की उपस्थिति को आप एक प्रयोग द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं कि जैसे ही किसी बंद अंधेरे कमरे में प्रकाश की एक पतली किरण आती है तो उस जो प्रकाश वाला फोकस वाला भाग होता है वहाँ पर धूल के कुछ कण दिखाई देते हैं। अधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूरज के प्रकाश के किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें से धूल के कण नाचते हुए प्रतीत होते हैं। तो इससे ये प्रकट होता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं, और धूल के कणों की मात्रा समय और स्थिति तथा स्थान के साथ बदलती रहती है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा उपस्थित होते हैं, जो कि धूल कणों और गंदे पदार्थों को शरीर में जाने से रोकते हैं। इसलिए आपको याद होगा कि छोटे पे जब हम लोग मुंह से सांस लेते थे तो हमारे गार्जियन हमें क्यों रोकते थे, क्योंकि मुंह से सांस लेने पर वायु में उपस्थित जो धूल कण हैं और जो कुछ कणकीय पदार्थ हैं वो हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे और नुकसानदेह होंगे। दोस्तों, एक चित्र है, भीड़ पर चौराहे पर एक पुलिसकर्मी द्वारा मास्क या मुखौटा पहुंचकर यातायात नियंत्रण किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि चौराहे पर यातायात अधिक होता है, यहाँ पे धूल और जो हानिकारक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि तथा हाइड्रोकार्बन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जब वो मास्क का प्रयोग करता है तो ऐसे जो हानिकारक पदार्थ हैं वो छन्नी होकर जो स्वच्छ वायु है वो ग्रहण करता है, जिससे ये जो पदार्थ हैं उसके लिए नुकसान नहीं होते हैं। दोस्तों, इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु में कुछ गैस, जलवाष्प और धूल के कण विद्यमान होते हैं, और वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में आर्गन और हीलियम इत्यादि गैसें मौजूद होते हैं। वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है, लेकिन वायु में नाइट्रोजन
और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है ये अधिक होती है और वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र या डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तथा थोड़ी सी मात्रा में कुछ अन्य गैसें होती हैं और 99% भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें, जल वाष्प और धूल कण होते हैं। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि पानी और मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाता है। तो एक बीकर में कांच में थोड़ा सा पानी लीजिए और इसको उबालिए। जब आप इसको उबालते हैं तो छोटे छोटे बुलबुले इसमें चिपकते हुए मिलते हैं। ये बुलबुले क्यों बनते हैं? तो दोस्तों ये बुलबुले जो हैं वो पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है और पानी को जब आप और गर्म करते हैं तो ये वाष्प में या फिर भाप में बदल जाती है और वह अंततः जल उबलने लगता है। तो दोस्तों जो जीव पानी में रहते हैं वो श्वसन के लिए पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को प्रयोग करते हैं। जैसे मछली या मेढक आदि जीव जो होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो जीव मिट्टी में या गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु जो है वो मिट्टी में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उनमें उपस्थित वायु से करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मांद में छिद्र बना लेते हैं और इन छिद्रों के द्वारा वे बाहर आने जाने के लिए हवा उपस्थित हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों और मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है, जिससे जमीन के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं वो सांस लेने के लिए जमीन पर आ जाते हैं। यही कारण है कि केचुए भारी वर्षा के समय ही जमीन पर बाहर आते हैं, नहीं तो वो जो हवा होती है मिट्टी में उसी से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों बहुत सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद भी वायुमंडल में ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती है? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? तो आइए जानते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे होती है। दोस्तों आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। तो हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं और इसके साथ वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो उत्पादित ऑक्सीजन होता है उनके द्वारा ग्रहण किए गए ऑक्सीजन से बहुत अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों ये वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। सभी पौधों या जंतुओं को जीवित रहने के लिए पौधों की आवश्यकता होती है। पौधों और जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दोस्तों इससे आप ये अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वायु के कुछ अन्य उपयोग भी होते हैं। यहाँ पर एक पवन चक्की का चित्र दिया गया है जिससे कि ऊर्जा उत्पादन होता है। यहाँ पर एक वायु पवन चक्की है। ये वायु जो है पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से सीधे पानी निकालने के लिए, आटा चक्की को चलाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पवन चक्की से बिजली उत्पादन भी किया जाता है। विंड एनर्जी या वायु ऊर्जा का प्रयोग जो होता है, पवन ऊर्जा का प्रयोग नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैरासूट और हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़, कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं और वायु जो होता है बहुत से पौधों के बीजों और फूलों के परागकणों को इधर से उधर फैलाने में सहायक होती है, जिससे उनमें परागण और प्रजनन की क्रिया होती है। इसके अलावा जल चक्र या वाटर साइकिल में भी वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आइए देखते हैं ये जो अध्याय आपने पढ़ा, इस अध्याय का सारांश किस प्रकार से आप इसका सारांश बता सकते हैं। तो दोस्तों आपने पढ़ा कि वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते लेकिन इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। वायु जल और मिट्टी में उपस्थित होती है। इसके अलावा वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी होते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है और श्वसन के लिए भी सहायक है। और वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल या एटमॉस्फियर कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल बहुत ही आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई
हुई वायु का प्रयोग करते हैं और वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये आज के इस अध्याय का सारांश। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।